जय हिंद दोस्तों। आज की जो क्लास हमारी होने वाली दोस्तों, यहाँ पे हम लोग वो सारे क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करेंगे जो अपने आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जो सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा चुके हैं। क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्जाम भी काफी पास आ गया, तो आपको वैसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया ये लग सके कि कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में फिलहाल आ रहे हैं और कैसी हमें तैयारी वहां पे करनी है। हाँ भाई, वैकेंसी तो एक अनुराग पूछ रहा है, वैकेंसी सर कब तक आ जाएगी? भाई ये वैकेंसी मान चल रहा है, जो आपका ये महीना चल रहा है इसके जो लास्ट वीक तक या फिर फरवरी जो पहला वीक है आपका, वहां पे इसकी वैकेंसी भी आ जाएगी और इसके सारे फॉर्म भी आपके वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा और ये सारे क्वेश्चन जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, सारे अपने पास जरूर रखिएगा। अब बाद में क्या हो, जब आप मान एक बार सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम, पहले हर क्वेश्चन आपको दोबारा रिवीजन आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट बहुत क्वेश्चन होता है, ये बात आपको वहां पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम लोग ये प्रैक्टिस स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना है कि हम लोग वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको ऐसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं कि ये हम मान लो पेपर में बैठे हुए हैं और ये हमारे सामने पेपर वहां पे चल रहे हैं, और काउंट करना आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है। ये मान चलना जो सारे प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, तो ये मतलब आपके एग्जाम में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके पास हो जाएंगे जो क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट वहां पे हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग ये प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, जो अपना बायोलॉजी सेक्शन अपना आता है। जब भी हम नर्सिंग का पेपर देते हैं, ज्यादातर आपको बायोलॉजी पहले वहां पूछी जाती है। तो 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पहले क्वेश्चन आपसे क्या यहाँ पूछ रहा है कि ये बताओ, निम्न में से किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते हैं? गलफड़े नहीं होते ये पूछा गया। बताओ, ऑक्टोपस है, क्लाउनीफिश है, या आपका स्क्वाइड है, या व्हेल है? तो राइट आंसर इसका आप क्या बताएंगे? राइट आंसर क्या बता देंगे? ये जयपुर जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आपका हो जाता है? वैसे बच्चों के आंसर यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए, ज्यादा बच्चे ऑप्शन ए यहाँ पे टिक कर रहे हैं। देखो ए नहीं होगा आपका, ऑक्टोपस कैसे हो जाएगा भाई? ऑक्टोपस नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस आपका नहीं होगा, ना तो आपका क्लाउनी फिश होगा, ना तो स्क्वैड होगा। क्या हो जाएगा? व्हेल हो जाएगा, क्योंकि व्हेल्स में गिल्स आपके नहीं पाए जाते हैं। और व्हेल्स आखिर सांस कैसे लेते हैं, अब ये सवाल आता है। तो दोस्तों इस जो आपकी व्हेल होती है ना, एक तो ये आपकी स्तनधारी में आती है, ठीक है। और जो व्हेल मछली आपकी होती है, उसके सर में एक छोटा छेद होता है, और वो टाइम टू टाइम क्या करती है, ऊपर आती है सांस लेने के लिए, यानी जल की सतह पे आती है सांस लेने के लिए। उसमें गिल्स नहीं पाई जाती, यानी वो समुद्र के अंदर या पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती है। तो वो घोयल हमेशा मछली क्या करती है, जब भी उसे सांस वहां पे लेना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, समुद्र के ऊपर आपके तल पे आते हैं, वहां पे सांस लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे वहां पे चली जाती है। यानी बारी बारी पे वो आपका सांस लेने के लिए उसे आना ऊपर वहां पे पड़ता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि व्हेल मछली के सिर पे एक छेद होता है जिससे वो सांस लेते हैं। जैसे हम लोग के नाक में दो छेद होते हैं, हम लोग यहाँ सांस लेते हैं, वैसे व्हेल मछली के भी एक मान लो सर पे एक छेद होता है जहां वो सांस लेती है। तो राइट आंसर क्या बता देंगे इसका? व्हेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि म्यूटेशन, म्यूटेशन यानी जो उत्परिवर्तन है, शब्द का क्या अर्थ क्या है? बताओ, उत्परिवर्तन शब्द का क्या अर्थ होता है? ये बताओ। आनुवांशिक गलती, आनुवांशिक सुधार, आनुवांशिक स्थानांतरण, या आनुवांशिक रेखा? क्या आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा? भाई आप लोग सारे आंसर यहाँ पे देते चलना, मैं सभी के आंसर यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर मैं किसी के रिप्लाई ना दे पाऊँ भाई, उसके लिए परेशान ना होना, क्योंकि हम लोग क्या रहता है, जितना भी टाइम आपका होता है, मैं बस वो चाहता हूँ आपके सामने वो सारे क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करा दूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकें, और आप वैसी तैयारी वहां पे कर सकें, ठीक है। तो किसी के भाई वैसे कमेंट बहुत सारे हैं, सभी रिप्लाई नहीं दे पाओगे, क्लास बहुत लंबी वहां पे चली जाए और हमें क्लास भी जल्दी आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप सारे क्वेश्चन में आपको कवर कराने भी पड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे बच्चे यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी ज्यादा दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन देखो इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? ये होगा सी, नहीं होगा इसका आंसर। सी ना होगा, क्या हो जाएगा? आनुवांशिक गलती। ये क्या होता है? आनुवांशिक गलती होती है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आनुवांशिक गलती क्या होती है, जब किसी जीन की, यानी जो किसी जीन का जो डीएनए होता है, जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसी परिवर्तन को आपका म्यूटेशन, यानी उसी परिवर्तन को आपका उत्परिवर्तन आपका यहाँ पे कहा
जाता है। अब यह कोशिकाओं के विभाजन के समय आपका आनुवांशिक गलती या किसी दोष के कारण आपका ये पैदा हो सकता है, या फिर आपका जो पराबैंगनी विकिरण विकिरण की वजह से भी या रासायनिक तत्व में आपके वायरस से भी आपका ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ म्यूटेशन के जो उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ आप क्या बताएंगे? आप इसका अर्थ बताएं, कोई आनुवांशिक जब गलती होती है उसे म्यूटेशन आपका वहां पे कहा जाता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का आ जाता है कि किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी गई है? बताओ, लाल सूची है, हरी सूची है, काली सूची है, नीली सूची है, कौन सी सूची है? दोस्तों यहाँ पे है ना, जो जंतु क्या होते हैं मान लो विलुप्त हो गए हैं यानी गायब हो गए, गायब का मतलब ये मान चलना कि वो जानवर अब वहां पे दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं, या फिर कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम बची है। तो ये बताओ, इनका जो रिकॉर्ड है वहां पे, ये कौन से जो जिस बुक में इनका रिकॉर्ड वहां पे रखा जा रहा है, उस बुक का नाम हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो उस बुक के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप क्या राइट आंसर इसका बताएंगे? इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे? ये बताएंगे आप लाल सूची। क्या बताएंगे? लाल सूची। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है, यानी रेड डाटा सूची आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी यहाँ पे एक ध्यान ये भी रखना है कि आपका 1963 में गठित विश्व भर में पौधों में और पशुओं की जातियों की संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका आपकी कौन सी हो जाती है? आपकी जो लाल सूची होती है, रेड बुक डाटा जो आपका यहाँ पे होता है, ये 1963 में इसका स्थापना वहां पे हुई थी। यहाँ से इसमें वो सारे जो आपके वहां पे रखे जाते हैं जो आपके विलुप्त हो गए, विलुप्त माल वहां पे होने वाले हैं, जिनकी संख्या बहुत कम बची है, ठीक है, वो सारा रेड डाटा यानी लाल सूची में सारा कुछ वहां पे आपका रखा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। काउंट करते चलना भाइयों, आपका कितना स्कोर हो रहा है? कम से कम 35 क्वेश्चन हर सेट में आपको यहाँ पे सही करने हैं। और एक बात ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको टारगेट कम से कम 40 क्वेश्चन का लेके चलना, अगर आपको चाहिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम दिखे। क्योंकि इसका जो फिजिकल के लिए अगर आपने 32-33 क्वेश्चन भी सही कर लोगे, फिजिकल में नाम आपका वहां पे आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी। लेकिन कम से कम 40 क्वेश्चन का टारगेट आप बना के चलो, अगर हमें ये लगे कि भाई हम पेपर देके और हम निश्चिंत हो जाएंगे, भाई हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो इसके लिए कम से कम 40 क्वेश्चन आपके वहां पे सही होने चाहिए। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ मलेरिया और कालाजार किससे होता है? मलेरिया और कालाजार ये किससे आपका होता है? बताओ, बैक्टीरिया से होगा, वायरस से होगा, प्रोटोजोआ से होगा, या कवक से होगा? तो राइट आंसर क्या बताएंगे? हाँ, प्रोटोजोआ, बिल्कुल बिल्कुल, जिनके ऑप्शन सी आ रहा है वो सभी के आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपके यहाँ पे हो जाते हैं। क्या हो जाएगा? इसका जो यहाँ प्रजीवगण दिया गया यानी जो प्रोटोजोआ दिया गया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दूसरे यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करना कि जो आपका ये मलेरिया होता है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण आपका होता है प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज ध्यान रखना कि जो आपका कभी इसका ये पूछ लिया जाए कि जो आपका मलेरिया होता है इसका कारण क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ बता देंगे क्या? क्या बताएंगे यहाँ पे? प्लाज्मोडियम। क्या बताएंगे आप यहाँ पे? प्लाज्मोडियम नाम का एक क्या हो जाएगा? आपका नाम का एक प्रोटोजोआ होता है। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम नाम का जो एक प्रोटोजोआ होता है, उससे क्या दिक्कत आती है? मलेरिया की दिक्कत आपकी आ जाती है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका काला जार दिया गया है, क्या दिया गया है? आपका एक वर्ड जो काला जार आपका दिया, काला जार किससे होता है? तो यहाँ पे ये आपके कौन से परजीवी से होता है? आप यहाँ पे बताएंगे आप क्या? लिस्मैनिया। किसका नाम बता देंगे? आप बताएं किसका नाम? लिस्मैनिया। और यहाँ पे डोनोवानी, लिस्मैनिया डोनोवाना एक परजीवी होता है। इससे आपका क्या होता है? आपका काला जार यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो भारत में काला जार फैलाने वाला एकमात्र रोगवाहक मक्खी कौन सी है? कौन सी भारत में कौन सी मक्खी है जिससे काला जार आपका यहाँ फैलता है? तो आप कौन सी मक्खी बोलेंगे? तो आप बोलेंगे बालू मक्खी। क्या बोलेंगे उसे? उसे हम लोग बोलेंगे बालू मक्खी, आप यहाँ पे कह देंगे। बालू मक्खी यानी जो सैंड फ्लाई होती, क्या? सैंड फ्लाई।
सैंड फ्लाई आप यहाँ बोलेंगे, बालू मक्खी आप यहाँ बोलेंगे। यानी कभी क्वेश्चन अगर ये पूछा गया भारत में कौन सी ऐसी मक्खी है जो काला जार रोग मान लो जिसे फैलता है, आप किसका नाम बताएंगे? आप बताएंगे बालू मक्खी, यानी कि जो सैंड फ्लाई आपकी होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट भी आप नोट कर लेना, क्योंकि इनके क्या होता है, परजीवी के नाम पूछे जाते हैं, प्रोटोजोआ के नाम आपसे जो पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान से रखिएगा अपने एग्जाम के लिए, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ये हो जाते हैं। अब दोस्तों अगर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिका प्रक्रियाओं को में कार्य करने में सहायक हैं, बताओ किसमें सहायक आपके होंगे? अलगाव होगा, विभाजन होगा, समावेशन होगा या विभाजन होगा? तो राइट आंसर आप इसका क्या बता देंगे? राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा? तो दोस्तों इसका ध्यान से राइट आंसर देखिएगा, क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा क्या? अलगाव। राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे? अलगाव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन में पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना आपको। बस क्वेश्चन आप देखो क्या दिया गया, क्या हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है? इनके सारे क्वेश्चन जो पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप है मैं वहां प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ना जुड़े हो तो व्हाट्सएप पे हाई लिख के मैसेज करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां मैं इस पीडीएफ को अभी 1 घंटे बाद ही वहां प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक? कोई दिक्कत वहां पे नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब विश्व पर्यावरण दिवस आपको ये कब मनाया जाता है? दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर आपको वहां पे करनी है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर, दूसरा 1 मई, तीसरा 5 जून और चौथा है 5 अगस्त। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैसे काफी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे महेश का डी आ रहा है, अनुराग का सी आ रहा है और कपिल का बी आ रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताएंगे? आप बताएंगे 5 जून। क्या बता देंगे? 5 जून, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों इस दिवस को मनाने की घोषणा आपके संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृत लाने हेतु 1972 में की थी। कब की थी इसकी स्थापना? 1972 में आपको की थी। और इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आपका आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद ही आपका ये शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाएगा? आप क्या मनाया बताएंगे? 5 जून। आप यहाँ पे कंफर्म राइट आंसर आप बता देंगे, 5 जून हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। अब ये दोस्तों बताओ, जो पैरामीशियम के द्वारा विभाजन कर वो प्रजनन करता है, जो पैरामीशियम है किसके द्वारा ये प्रजनन आपका करेगा? बंडिंग के द्वारा, बीजाणु निर्माण या कायिक प्रजनन या फिर आपका द्विखंडन? क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता देंगे? ये आप बताएंगे क्या? ये हो जाएगा आपका द्विखंडन के द्वारा। क्या बता देंगे यहाँ पे? द्विखंडन, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये पैरामीशियम होता है ना, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये किस संघ का जीव है, किस संघ का जीव है, आप क्या बता देंगे? ये आपका जो पैरामीशियम जो आपका होता है किस जिंग का होता है? ये आपको जो प्रोटोजोआ किस संघ का आता है? जो आपका प्रोटोजोआ, जो आपका क्या होता है? प्रोटोजोआ संघ का जीव आपका ये यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जो पैरामीशियम आपके होते हैं ना, एक पॉइंट ये भी रखना, इसमें क्या केंद्रक नहीं होता है। पैरामीशियम में आपका केंद्रक का अभाव होता है, ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखिए। क्या होता है? केंद्रक का आपको इसमें अभाव होता है। और यह सिलिया की सहायता से गति करता है, यानी जो इनकी सिलिया होती है ना, सिलिया की सहायता से ये क्या करता है? गति आपका वहां पे करता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखना कि पैरामीशियम के द्वारा प्रजनन किसके द्वारा करता है? ये द्विखंडन के द्वारा आपका ये प्रजनन करता है। और ये दोनों पॉइंट भी याद करना कि जो पैरामीशियम किस संघ में आता है? आप बताएंगे प्रोटोजोम। और इसमें ये भी ध्यान रखना, इसमें जो केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। कभी क्वेश्चन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए पैरामीशियम में क्या केंद्रक होता है कि नहीं होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें केंद्रक का अभाव आपका ये होता है। अब इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है। अब बताओ इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से आपका रिकेट्स नामक बीमारी होती? रिकेट्स क्या होता है दोस्तों? ये रिकेट्स में क्या होता है, जो पैर आपके होते हैं ना, पैर वहां पे टेढ़े पड़ जाते हैं। पैर क्या होते हैं? जैसे कि ये मान चलो
कि जैसे ये हम जैसे नॉर्मल व्यक्ति को मान लो पैर सीधे हैं और जो इनके रिकेट्स की दिक्कत आती है उनके पैर या तो ऐसे हो जाएंगे या फिर उनके पैर थोड़ा बाहर, यानी उनके पैर थोड़ा बाहर साइड निकलते हैं, बाहर साइड पैर निकल जाते हैं, या उनके पैर क्या होता है टेढ़े होते हैं। ये क्या होता है, रिकेट्स नाम की बीमारी होता है। अब इसमें यही बात पूछी गई है कि जो रिकेट्स होता है इसका रीजन क्या है, कौन सी विटामिन की कमी से ये दिक्कत आपको देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप कितना बता देंगे, ये हम बताएंगे क्या, निम्न में से कौन से पोषक तत्व की कमी से। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी है वो, ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से। क्या बताएंगे, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अब ये जैसे विटामिन ए है, विटामिन, अच्छा ये बता दो, अच्छा अब हमने चलो विटामिन डी का हमने जान लिया, किसका जान लिया, विटामिन डी का हमने जान लिया। अब कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या बताएं, कौन सी दिक्कत आएगी आपको, तो आप बता देंगे रतौंधी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा, रतौंधी रोग आपके यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ, अच्छा कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये बताओ विटामिन बी की कमी से क्या बता देंगे, आप बताएंगे बेरी बेरी। कौन सा रोग बता देंगे आप, यहाँ बताएंगे बेरी बेरी रोग आपके यहाँ पे हो जाता है। अब विटामिन डी का आपने समझ लिया यहाँ पे क्या आपका होता है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो यहाँ पे लोहा दिया जा रहा है, यानी कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाए, क्या हो जाए, आयरन की कमी, लोहा की कमी शरीर में अगर आपकी हो जाए तो क्या दिक्कत हमें देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, जो आपका हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, रुधिर छीड़ता, क्या हो, यहाँ बता देंगे, आप बता देंगे रुधिर छीड़ता। कौन सा रोग बता देंगे, रुधिर छीड़ता, रुधिर छीड़ता, आप ये बता देना। तो ये सारे पॉइंट वैसे आपको क्लियर ही होंगे, लेकिन मैंने रिवीजन के तौर पे एक वो सारे करा दिए हैं इसको। अगर क्या विटामिन डी कमी होगा आपको रिकेट्स दिक्कत होगी, विटामिन बी की कमी से क्या होगा, बेरी बेरी दिक्कत आ जाएगी, और जो आपका आयरन की कमी शरीर में अगर हो जाती है तो क्या होता है, तो यहाँ से क्या होगा, रुधिर छीड़ता, रुधिर छीड़ता आपका यहाँ पे ये दिक्कत आपको वहां पे देखने मिल जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे एक बार रिविजन जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। बताओ किसके कारण से आपका होता है। जहां पे चार ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, पहला है क्यूलेक्स, दूसरा एडिस, तीसरा है हमारा हीमागोगस और चौथा है हमारा एनाफिलीज। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यहाँ पे महेश का बी आ रहा है, राघव का डी आ रहा है। चलिए देखिए इसका राइट आंसर आपको कितना यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, आप बताएं कौन सा मच्छर, एडीज मच्छर। क्या बताएंगे, एडीज, यानी जो ऑप्शन बी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनका बी आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडीज मच्छर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाएगा। पहला है दल, दूसरा है बीजांड, तीसरा है बाह्य दल और चौथा है पुष्प केसर। तो उसे आप यहाँ पे क्या कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे। अब इसका राइट आंसर आप बताइए क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों उसे आप क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे क्या, बीजांड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका बीजांड होता है ना, किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड आपकी वह संरचना होती है जहां मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण आपका यहाँ पे आपका होता है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना। और किसी भी प्रारूपिक पुष्प में उपांगों के चार वक्र उपस्थित होते, कितने वक्र उपस्थित होते, चार वक्र भी वहां उपस्थित होते, जिसमें क्या होता है, एक आपका बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है और क्या होता है, एक आपका जयांग होता है। ये चार चीजें आपकी वहां पे होती हैं। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, बीजांड, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। दोस्तों काउंट करते चलना है, कितना स्कोर आपका यहाँ पहुंच रहा है, कितना स्कोर आपका यहाँ पे पहुंच रहा है इन आंसरों में। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है जो कि जयपुर जडारो में आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा आपकी कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। बताओ क्या राइट आंसर इसका होगा। पहला है थायराइड, दूसरा है पीनियल, तीसरा है पीयूष, चौथा है अधिवृक्क।
तो इसका राइट आंसर आप कितना बता देंगे? इसका राइट आंसर बताइए। सारे बच्चों के आंसर यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे ज्यादा बच्चे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हैं। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा भाई, इसका पीयूष कहाँ से हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका होगा थायराइड। क्या होगा? थायराइड। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड आपका राइट आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संधिपाद है, यानी अर्थोपोड का है। पूछा जा रहा है कौन सा आपका एक आपका संधिपाद बोल दे या आपका अर्थोपोड का आपका हो जाएगा। तो अर्थोपोड में कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। बताओ अर्थोपोड में कौन सा आपका आएगा। ये आपका रिलेशन भर्ती जो आपका एमसी सेंटर में जो क्वेश्चन आए थे वो वहां पूछा गया था। अब बताओ अर्थोपोड में क्या आपका जीव यहाँ पे आ जाता है। तो आप राइट आंसर क्या बता देंगे? आप यहाँ बताएंगे जो आपका मिलिपिट्स यहाँ पे दिया गया है, जो आपका सहस्त्रपाद दिया गया है, ऑप्शन बी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका ये जोंक दिया जा रहा है ना, ये किस में आता है? ये आपका जो आपका फाइलम आपका कौन सा आता है? एनलिडा होता है। तो फाइलम एनलिडा का आपका ये आ जाता है यहाँ पे। और जो घोंघा किस में आता है? और जो घोंघा आपका होता है ये फाइलम कौन सा आपका होता है? ये मोलस्का फाइलम इसका यहाँ पे आपका हो जाता है। और अर्थोपोडा में कौन आ जाएगा? आपका जो मिलपिट्स यहाँ पे दिया गया ये आपका अर्थोपोडा में आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत आपका यहाँ पे क्या होता है? पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, लकड़ी है या बायोगैस है। तो दोस्तों इसका बताओ पारंपरिक स्रोत का आपका क्या हो जाएगा। तो पारंपरिक स्रोत दोस्तों आप क्या बता देंगे इसका आंसर? तो ये आपका होता है क्या? पवन ऊर्जा जो आपकी होती है, ऑप्शन ए, पवन ऊर्जा क्या हो जाएगी? आपकी पारंपरिक स्रोत आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये याद करना कि जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, आपका जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा, ऊष्मीय शक्ति, ये किसमें सारे आ जाते हैं? ये सारे आपके आ जाते हैं किसमें? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में। और जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सारे देख लेना कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है इसमें क्या क्या आपके यहाँ पे आते हैं। तो इसमें क्या क्या आपका आएगा? एक जैसे आपका हो गया जीवाश्म ईंधन। क्या क्या आएगा? जैसे बताया आपने जीवाश्म ईंधन, एक तो आपने बता दिया जीवाश्म ईंधन आपने बता दिया। इसके बाद आपने बताया जल विद्युत ऊर्जा। क्या बता दिया? जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा आपने बता दिया। या फिर आपने बताया क्या? क्या बता दिया? बायोमास। बायोमास आपने बता दी। या फिर आपने बता दिया क्या? आपने बता दिया पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या बता दिया? पवन ऊर्जा आपने बता दिया यहाँ पे, पवन ऊर्जा लिख लेना। या फिर एक आपने बताया ऊष्मीय, एक और आपने बता दिया क्या? ऊष्मीय शक्ति ऊर्जा। ऊष्मीय शक्ति ऊर्जा, ऊष्मीय शक्ति ऊर्जा, ये सारे किसमें आ जाते हैं? ये आपके सारे आपके एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आपके ये सारे यहाँ पे आपके हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता देंगे? वो बताएंगे आपका जो पवन ऊर्जा आपका पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था। अब बताओ इन चार ऑप्शन में हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ये बताइए। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? वो बताएंगे क्या? पुरकिंजे। किसका नाम बता दें? पुरकिंजे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और कब ये बताया था यहाँ पे? ये इन्होंने बताया था 1839 ईस्वी में आपका प्रोटोप्लाज्म शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग वहां पे इन्होंने किया था। और जिसका उपयोग आपका जीवित कोशिका के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जिसका उपयोग जीवित कोशिका के लिए वहां पे उपयोग इसका वहां पे किया था। और एक पॉइंट दोस्तों ये आप यहाँ पे याद करना कि अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपकी सूक्ष्मदर्शी है, अगर ये पॉइंट पूछा जाए कि ये बताओ जो सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे चीजें होते हैं उनको हम लोग वहां पे देखने काम आता है। ये बताओ इसकी खोज किसने की? सूक्ष्मदर्शी की खोज बता दो अच्छा किसने की थी। तो आप किसका नाम बताएंगे?
तो आप इन्हें किसका नाम बताएंगे? यहाँ पे याद रखिएगा ल्यूइन हॉक का नाम आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। किसका नाम पता होना चाहिए? ल्यूइन हॉक का पता होना चाहिए। यानी कि जो आपका माइक्रोस्कोपी है इसकी खोज किसने की थी? आप बताएं किसका नाम? ल्यूइन हॉक का नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। ल्यूइन हॉक आपके यहाँ पे हो जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो किसका याद नाम बताएंगे? ल्यूइन हॉक का नाम हमें यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन दोस्तों क्या आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? कौन सी प्रक्रिया का आपका उपयोग यहाँ पे किया जाएगा? इन चार ऑप्शन में बताओ, राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब बताओ, अनुवर्तन होगा, संकरण होगा, परासरण होगा या संरचना विकास होगा? तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता देंगे? ये बताएंगे आप क्या? परासरण। क्या बता देंगे? परासरण, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब यह आपका दो विभिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक आपकी विशेष प्रकार की विसरण प्रक्रिया है जो आपके अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा आपके यहाँ पे आपकी होती है। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बता देंगे? आप बताते हैं परासरण। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? परासरण आपका राइट आंसर होगा। लखनऊ जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछे गए थे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वैसे ही क्वेश्चन तैयार जरूर करना जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न के हैं कि अगर आप मेहनत भी कर रहे हो, अगर आप एग्जाम देने जाओ, अगर वहां पे क्वेश्चन आपको ना दिखे तो क्या फायदा हो इस तैयारी का? बस दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना, आप अगर तैयारी आप आरवी नर्सिंग की मन से कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि हम एग्जाम अपना क्लियर कर ले, तो दोस्तों पहली बात तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो 2024 तक जितने भी आपके आरवी नर्सिंग के एग्जाम में, आर्मी नर्सिंग के जितने भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपके पूछे गए, चाहे जीडी हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, वहां पे जितने भी साइंस क्वेश्चन सारे आप पढ़ना, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो सारे वही रहते हैं। अब ये नहीं मतलब कि ये अगर आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अब ये जीडी के एग्जाम में नहीं आ सकता, या फिर अगर जीडी के एग्जाम में कोई बायोलॉजी क्वेश्चन आपका आया है तो वो आपका क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग एग्जाम में नहीं आता है। तो आप वो सारे क्वेश्चन तैयार करो जो आपका न्यू पैटर्न है और जहां क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से दिखेंगे। दोस्तों इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि पैटर्न थोड़ा हमारा चेंज हो गया अब क्वेश्चन भी पूरा चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता वहां पे। बस दोस्तों जो आपका न्यू पैटर्न है यहाँ पे कुछ आपके चैप्टर अलग से ऐड किए गए हैं, और ये पुराना आपका जो सिलेबस वो भी है और कुछ चैप्टर हमारे इसमें अलग से ऐड करके केवल जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर वहां पे चला जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे और जो मैंने सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड वहां पे कराई रखे, यानी 2000 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके आर्मी नर्सिंग का हो, जीडी का हो, ट्रेडमैन का हो, टेक्निकल का हो, क्लर्क का हो, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, वो सारे आप तैयार करना। जो मैंने आपको कंप्लीट नोट्स दे रखे हैं ना जिसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल रखे हैं, बस आप वो तैयार करके जाओ, आपके एग्जाम में यकीन मान चलना सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। तो अब इस तैयारी करने भाई आप लग जाइए, क्योंकि आप ज्यादा टाइम भी आपके पास नहीं बचा है, बहुत ज्यादा 2 या 3 महीने का टाइम बचा है। तो मेहनत कर लो, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां दिखेंगे, जो नोट्स ले रखे हैं बस उसे रट रहो, रटो पढ़ो कुछ भी करो, बस रट डालो एक बार वहां पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आपके यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ दोस्तों हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, 15 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के यहाँ पे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का आता है कि निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? आप बताओ इनमें से मिश्रित धातु कौन सी नहीं है? पीतल होगा, टांका होगा, कांसा होगा, चांदी होगा? बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर ज्यादा बच्चे पीतल बता रहे हैं, ज्यादा बच्चे यहाँ पीतल आंसर इसका बता रहे हैं। देखो इसका राइट आंसर आपका कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो पीतल तो आपका मिश्र धातु है, टांका भी हो जाएगा, कांसा भी हो जाएगा, लेकिन जो चांदी होती है ना ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी मिश्र धातु यहाँ पे नहीं होती है। चांदी में क्या मिलावट मिलावट है? कोई मिलावट है वहां पे? चांदी तो ऐसे प्योर जहाँ चांदी आपकी होती है, लेकिन आपका पीतल, टांका, कांसा इनमें आपकी मिलावट वहां पे होती है। तो राइट आंसर क्या बता देंगे? चांदी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, ये बताओ चाहे किसका व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए आपके प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है? कौन सा है बताओ? ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मीथेन है, ऑक्टेन है? तो राइट आंसर आप इसका कितना बताएंगे? तो राइट आंसर आप इसका क्या बता देंगे? ये आप क्या बताएंगे?
हम बताएंगे मीथेन। क्या बताएंगे? आप बताएंगे मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर जो सी आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी मीथेन गैस होती है ये आपकी रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। यानी जो मीथेन गैस में एक पॉइंट ये याद कर लेना कि जो आपकी मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस कैसी होती है? आप एक चीज ये बताना कि इसका कभी क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ मीथेन गैस का रंग कैसा है, तो आप बताएंगे ये आपकी रंगहीन है, कोई आपको रंग इसका दिखेगा ही नहीं। और ये कैसी है? गंधहीन भी गैस आपकी होती। कैसी गैस होती? गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन। एवं जल में क्या होती? अविलेय होती। जल में ये आपकी अविलेय भी आपकी यहाँ पे आपकी ये होती है। और ये गैस आपकी वायु से हल्की होती है। ये क्या होती है? वायु से हल्की होती है। और यह ग्रीन हाउस प्रभाव आपका ये पैदा वहां पे करती है। और ये गैस जो आपके सीएनजी होता है ना, जो सीएनजी होता है, सीएनजी में कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लेना कि जो आपका सीएनजी गैस होती है, सीएनजी गैस होती है, इसका जो मुख्य ईंधन के रूप में क्या होता है उपयोग किया था? सीएनजी को जो आपका होता है, इसका आपका मुख्य रूप से आपका ये आपके ईंधन के रूप में यूज की जाती, ईंधन के रूप में इसका यूज आपका किया जाता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। और दूसरा एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि जो आपने ध्यान दिया होगा कि ये बताओ, अच्छा अगर अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई जो आपकी ये मीथेन गैस होती है, ठीक है, अगर इसमें कोई गैस मान लो गंदी नहीं होती है, जैसे कि हमारे गैस में जो सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, अब ये बताओ अगर उसमें कोई गंध ही नहीं है, तो जो हमारे घर में जो सिलेंडर आता है वहां पे, तो हमें किस वजह से वो महक उसकी स्मेल सुनाई पड़ती है, किस वजह से महकती है? हम कहते नहीं भाई गैस निकल रही, गैस लीकेज हो रही है, हमें उसकी गंध आ रही है, तो किस वजह से उसकी गंध आती है? कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो घरेलू यूज के लिए हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं, उसकी जो गंध आती है किसकी वजह से आपकी आती है? तो आप क्या बताएंगे? वहां पे जो आप एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें ये ध्यान रखना है, वहां पे जो आपका एलपीजी गैस होती है, तो जो आप गैस हम लोग वहां पे यूज करते हैं, तो इसमें आपका मुख्य मेन क्या चीज होती है? आप बताएंगे उसमें मेन आपका ये प्रोपेन, क्या बता देंगे? प्रोपेन आपका होता है, और क्या होता है? ब्यूटेन। प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन होता है, इनका मेन मिश्रण आपका यहाँ पे यूज होता है। तो कभी क्वेश्चन अगर पूछा जाए जो घरे हम लोग घर में सिलेंडर यूज करते हैं, इसमें क्या क्या मतलब मेन क्या होता है, तो आप बताएंगे प्रोपेन, और क्या किसका नाम बताएंगे? ब्यूटेन का। और कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए उसकी जो गंध हमें सुंघाई दिखाई पड़ती है वो किसकी वजह से होती है, तो क्या बताएंगे आप? मर कैप्टन बताएंगे कि मर कैप्टन उसमें मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी हमें गंध वहां पे सुंघाई वहां पड़ती है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि एलपीजी में मेन क्या आपका होता है, आप बताएंगे प्रोपेन और ब्यूटेन का ये मेन मिश्रण आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। और सीएनजी में देखना, सीएनजी का हम लोग ईंधन के रूप में मेन यूज आपका किया जाता है, और इसका राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। मीथेन क्या होता है? रंगहीन गैस है आपकी, गंधहीन गैस आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट भी एक बार क्लियर कर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो घर में हम लोग एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं उसमें किस 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 का मिश्रण होता है। तो आप क्या बताएंगे? प्रोपेन और ब्यूटेन का वहां पे मिश्रण होता है, और मिथाइल मरकेप्टन उसमें जो मिलाया आपका जाता है, जिसकी वजह से हमें उसकी गंध का पता वहां पे चलता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, मिथाइल मरकेप्टन का नाम आप हमेशा याद रखिएगा वहां के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती, उसका कारण क्या है? क्या रीजन होता है? कि उसका संचरण होता है, अपक्षरण होता है, अपघटन होता है, या ऑक्सीकरण होता है? तो आप इसका राइट आंसर बताओ, क्या आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा? तो आप क्या बता देंगे? उसका क्या होगा? संचरण होता है। क्या होता है? संचरण आपका होता है। जब धातु पानी और ऑक्सीजन की मान लो संपर्क में आती है ना, तो उसे धातु क्या होता है? धीरे धीरे आपके अवांछित पदार्थों में, जैसे ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, या कार्बोनेट हो गया, आज में क्या हो जाएगा? परिवर्तित आपके होने लगते हैं। यानी जो धातु होती है वो धीरे धीरे क्या होती है? आपके नष्ट होना वहां पे शुरू हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है? ये आपका संचरण के कारण ही आपका वहां पे होता है। और इसी कारण क्या होता है? उसके जो कलर होते हैं ना, कभी आपने देखा होगा पीतल को और बाहर आप वहां पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, उसका जो कलर होता है काफी डाउन हो जाता है, ये उसका कलर थोड़ा हरे कलर में आपको वहां पे दिखाई पड़ने लगता है। तो इसका इसमें क्या होता है? आपका संचरण होता है, यानी जो आपका वायुमंडल में नमी है वहां पे पानी की, जलवाष्प की, उसी वजह उसका क्या होता है? संचरण होता है, और धीरे धीरे वो धातु भी आपकी वहां पे क्या नष्ट होना स्टार्ट आपकी वहां पे हो जाती है। तो राइट आंसर क्या बताएंगे आप? संचरण हमारा इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन था, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है?
और ये ध्यान रखना भाई कि इसकी अम्लीय कब होता है, क्षारीय कब होता है, उदासीन कब होता है, क्योंकि जब इसकी पूरी स्केल आपको पता होगी तभी आप उनके आंसर भी यहाँ पे दे पाएंगे। बेसिक सवाल है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। हाँ, इस क्वेश्चन का सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, सारे बच्चों के इसके राइट आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप क्या बता देंगे, ये बताएंगे क्या आप 0-14 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये बताओ, जो पीएच हम लोग किस लिए मापते हैं, किस लिए आपका पीएच मान वहां पे देखा जाता है। पीएच मान इसलिए देखा जाता है कि भाई वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ये देखने के लिए उसका पीएच मान हम लोग वहां पे चेक करते हैं। तो अगर ध्यान देना कि अगर मान लो अगर जो पीएच मान आपका हुआ, जो पीएच मान आपका 7 से मान लो कम हो गया, 7 से कम हो जाता तो आप क्या बता देते, तो विलियन कैसा हो जाएगा, हम बता देते हैं ये विलियन आपका अम्लीय हो गया। कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। और वहीं पे अगर इसका जो पीएच मान होता है ये 7 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 7 से ज्यादा हो गया, तो हम क्या बता दें वो कैसा हो जाएगा, वो आपका क्षारकी, वो कैसा हो जाएगा, क्षारकी आपका यहाँ पे हो जाता है। अब ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, केवल 7 ही हो गया, तो क्या बता देंगे वो आपका उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आपका उदासीन आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज्यादा है क्षारीय हो जाएगा, 7 ही हो गया तो आप बता देंगे उदासीन आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, जब आप 1 ग्राम तांबा पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन बताओ क्या आपका वहां पे हो जाता है। इन 4 ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से, फिर बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और ये जयपुर जडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये आपका पूछा गया, तो राइट आंसर आप इसका क्या बता देंगे। यहाँ पे काफी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं, ऑप्शन डी काफी बच्चों के यहाँ पे आंसर निकल गए। देखो आप ऐसे तुक्के ना मारिएगा, फिलहाल तो आप खुद प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं ना कि क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं, तो आप वैसे आंसर दो कि आप मान खुद प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, आपका डी नहीं होगा यार, डी कैसे हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण। क्या राइट होगा, उपचयन, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये ऑक्सीकरण होता है ना, ये ऑक्सीकरण होता क्या है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो आप क्या बोलते, तब आपका वहां पे अपचयन होता था। तो राइट आंसर क्या बोलेंगे, इसका आपका ऑक्सीकरण हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। जल मिश्रित जो आपका एसिटिक अम्ल है इसको हम किस नाम से आपका ये जाना जाएगा। पहला है नीला विट्रियोल, दूसरा है फिटकरी, तीसरा है सिरका और चौथा है ओलियम। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता देंगे, तो बताओ इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप कितना बता देंगे, ये क्या हो जाएगा, यानी कि जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जानते हैं, तो एसिटिक अम्ल आमतौर पर हम लोग किस नाम से जानेंगे, वो जानते हैं सिरका नाम से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वैसे काफी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर भी दे रहे हैं, तो बस आप काउंट करना है कि पूरा अपना सेट कंप्लीट हो, तो कम से कम हमारे यहाँ 35 क्वेश्चन तक सही हो जाने चाहिए। और आपको टारगेट कम से कम हमेशा लेके चलना है, 40 को बना के चलना, अगर इस बार एग्जाम आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है तो। अगले क्वेश्चन दोस्तों आता है, ये बताओ कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। बताओ कौन सी, बेसिक सवाल भाई, ये क्वेश्चन किसी गलत नहीं होना चाहिए। रिलेशन भर्ती में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो आपका एमसी सेंटर लखनऊ है वहां पे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हाँ इसका भी राइट आंसर सारे बच्चे यहाँ पे राइट है, इसका भी सही आंसर सारे बच्चों के यहाँ पे आ रहा है। तो क्या बता देंगे, आप बताएंगे ओजोन। ओजोन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। इसका आंसर सारे बच्चों ने राइट आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, सारे बच्चों के राइट आंसर यहाँ पे आपके आए। और दोस्तों जो आपके ओजोन गैस क्या हो, सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरणों से क्या करे, पृथ्वी की सतह की आपकी क्या करती है, रक्षा करती है। और दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देना, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी जा रही ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस हो जाएगी, आप बताएंगे ये आपकी ग्रीन हाउस गैस, ये कैसी गैस हो जाएगी, आपकी ग्रीन
क्या बताएंगे, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस आपकी हो जाती है। और पृथ्वी पर गैसों का अगर ये देखा जाए कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में पृथ्वी पे आपकी पाई जाती है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताओ हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, या नाइट्रोजन की मात्रा क्या है। ये भी हमारे पेपर में अक्सर क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए किसका, अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन, ये बताओ वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी है, या आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले जो आपकी ऑक्सीजन गैस कितनी है, या फिर आपकी जो अन्य गैसें होती हैं, अब बता दो अच्छा जो अन्य गैस है ये कितनी है। तो दोस्तों नाइट्रोजन में ये पॉइंट याद करना कि नाइट्रोजन आपका 78% हमारे वायुमंडल में है, और ऑक्सीजन आपका 21% ऑक्सीजन गैस हो जाती है। और अन्य गैस की बात करें 1% आपकी अन्य गैस आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे ये चीजें हमें पता भी होनी चाहिए कि हमारा वायुमंडल है वहां पे किसकी क्या मात्रा है। हम लोग ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, तो फिलहाल जो वायुमंडल है कितनी मात्रा ऑक्सीजन गैस की हमारी है। तो सबसे ज्यादा आपका क्या है, नाइट्रोजन ही गैस आपकी सबसे ज्यादा आपकी 78% हो जाती है। और 21% में क्या आपकी हो जाती है, आपकी ऑक्सीजन गैस वहां पे आपकी हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है कि बताओ निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है। अब बताओ किसका परमाणु क्रमांक आपका यहाँ पे 10 है, बताओ हीलियम का है, नियान का है, कार्बन का है, लिथियम का है, किसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जो आपका एमसी सेंटर लखनऊ हुआ था पेपर, वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो बताओ निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक आपका 10 है। हाँ बी, हाँ ये राइट आंसर काफी बच्चे यहाँ पे दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, नियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियान हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियान हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि एन परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो एम कक्षक के लिए एन का मान बताओ क्या हो जाएगा। एम यानी कि आपका जो एन कक्षक, बताओ एम कक्षक के लिए एन का मान हमारा किसके बराबर आपका ये हो जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए जबलपुर जडार में, सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या, ध्यान देखना बच्चों के, इसका आंसर काफी बच्चे गलत दे रहे हैं। इसका राइट आंसर ध्यान करना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपका एक परमाणु की विभिन्न जो है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के विवरण का सुझाव किसने दिया था। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका सुझाव किसने दिया था, तो यहाँ पे क्या याद करेंगे, किसका बोल क्या दिया था, ये दिया था बोरबरी ने। किसने दिया था, बोरबरी ने। तो बोरबरी ने क्या बताया था कि जो आपके एक परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के विवरण का जो सुझाव था किसने दिया था। कभी क्वेश्चन पूछेगा आप बताएंगे बोरबरी ने ये नियम वहां पे दिया था। अब इसमें क्या था, इनकी जो कक्षाएं थी, इनकी जो क्या थी कक्षाओं, यानी जो इनके कक्षाओं बोल दो, या फिर आपकी इनके जो कोषों की संख्या क्या होती है, जो इनकी कोषों की संख्या आपसे बोल दिया जाए। ये कैसे जो आपको दिखाया था, इन्होंने दिखाया था के हो गया, फिर एल हो गया, फिर एम हो गया, फिर एन हो गया। ऐसे इन्होंने क्या किया, दर्शाया यहाँ पे दिया था। अब यहाँ पे एन बराबर क्या था, ये आपका 1 2 3 4, ऐसे ये आपका यहाँ पे जाता था, ऐसे ये आपका यहाँ पे जाता तो इन अंकों द्वारा इन्हों दर्शाया गया था। और दोस्तों जो आपका ये एन होता है ना, ये एन, एन का मान आपका अधिक होने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों की जो स्थितिज ऊर्जा है वो अधिक है। अगर एन का मान जितना आपका अधिक होता है, इसका मतलब होता है जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो उसका मान उतना ही आपका अधिक यहाँ पे आपका हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, के एल एम, तीसरे नंबर एम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3, तीसरे नंबर क्या 3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ एम कक्षक के लिए क्या दर्शाया गया था, आपका 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखना जो कि आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। सारी चीजें एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। आप बताओ कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सी धातु आप बता देंगे यहाँ पे। बताओ क्या है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, या आयरन है। कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु आप यहाँ पे क्या बताएंगे, वो बताएंगे पोटेशियम। किसका नाम बताएंगे, पोटेशियम का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। और पोटेशियम का संकेत क्या होता है, कि आपका पोटेशियम संकेत आपके यहाँ पे हो जाता है। अगर इसी के हम घटते क्रम में लिखे, या सबसे ज्यादा क्या है, उससे कम क्या है, उससे कम क्या है, अगर ऐसे हम नोट करें तो ये एक एक सीरीज बना लेना। कभी हो सकता है आपको पहला नाम पूछ ले,
और क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन वहां पे क्या दिए गए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या याद करेंगे, सबसे ऊपर लिखिएगा आप पोटेशियम। सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी, पोटेशियम आपकी हो जाएगी। अगर आपके ऑप्शन में ये पोटेशियम नहीं दिया गया, ये आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम आपका ये ना दिया गया, तो दूसरा ऑप्शन क्या आपको देगा, पोटेशियम के बाद क्या बताएगा आपका, बताओ, दे सकता, हो सकता आपको दे दे सोडियम, हो सकता आपको दे दे सोडियम, आपको दे दे सोडियम, आपको दे दे, या फिर सोडियम के बाद क्या दे दे आपका कैल्शियम, इसके बाद क्या दे दे आपको, कैल्शियम का नाम भी आपको यहाँ पे दे सकता है, कैल्शियम का नाम आपको यहाँ पे दे सकता है। कैल्शियम के बाद जैसे आपका मैग्नीशियम का नाम भी आपको दे सकता है, किसका नाम, आपका जो मैग्नीशियम, जो आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का नाम भी आपको यहाँ पे दिया जा सकता है, किसका नाम, मैग्नीशियम का। या फिर जो आपका एल्यूमिनियम है, या फिर आपका क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का नाम भी आपको यहाँ पे दे सकता है, किसका, एल्यूमिनियम का। या फिर इसके बाद किसका नाम आएगा, इसके बाद नाम आएगा जिंक का, इसके नाम किसका नाम आएगा, जिंक का नाम आ जाएगा। इसके बाद किसका नाम आएगा, ये आ जाएगा आपका आयरन का नाम, इसके बाद किसका नाम आएगा, आयरन का नाम आ जाएगा। इसके बाद किसका नाम आता है, आपका आएगा सिल्वर का नाम, इसके बाद किसका नाम आएगा, सिल्वर का नाम आपका आ जाता है। यानी ये इनका घटता हुआ क्रम है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अभिक्रियाशील, पहले बताएंगे पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आएगा, मैग्नीशियम, एलोवी, ये सारा क्रम होता है। अगर आपके ऑप्शन में मान लो ये चार ऑप्शन दिए गए होते, ये चार ऑप्शन हमें दिए गए, तो आप यहाँ पे सोडियम आंसर बताएंगे, इनमें सबसे अभिक्रियाशील कौन सा हो जाएगी, सोडियम हो जाएगी। अब ये बताओ थे यहाँ पे अगर आपके ऑप्शन में ये लास्ट के दे दे, ये लास्ट के नाम हमें दे दे, तो आप इनमें सबसे अभिक्रियाशील क्या बताएंगे, एल्यूमिनियम बताएंगे। ये एक बार क्रम जरूर नोट करना कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु आपकी कौन सी यहाँ पे आपकी हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे ये आपके पूछे जाते हैं। तो ये सारा जो क्रम ये है, ये एक बार नोट कर लेना, ये क्रम होता है अब सबसे अभिक्रियाशील, फिर उसके बाद कौन सा क्रम आपका यहाँ पे आ जाता है। तो हम क्या बताएंगे इसका आंसर, पोटेशियम, आप इसका राइट आंसर यहाँ बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणुविक है, बताओ कौन सा अधातु आपका बहुपरमाणुविक आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीजन है, हीलियम है, सल्फर है, आर्गन है। तो राइट आंसर आप इसका यहाँ पे कितना बता देंगे, ये बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सीधे सीधे आपके जयपुर जडावरा में ये क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बता देंगे, आप बताएंगे सल्फर, क्या बताएंगे, सल्फर, आप इसका राइट आंसर बता देंगे। और यहाँ पे जो सल्फर आपका होता है बहुपरमाणुविक है, क्योंकि इसका प्रत्येक सल्फर जो अणु में आपके 8 सल्फर परमाणु होते हैं, और इसे आपका S8 के रूप में दर्शाया जाता है। किस रूप में दर्शाया, इसे आपका S8 के रूप में आपका ये दर्शाया आपका जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधार तो आपका बहुपरमाणुविक कौन सा हो जाएगा, वो आपका सल्फर, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि जो आपके अल्फा कण होते हैं, कौन से कण होते हैं, जो आपके ये अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। बताओ अल्फा कण के यहाँ ब्रैकेट बताओ कि द्विआवेशित आयन कौन से होते हैं, बेरिलियम है या हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। तो आप इसका राइट आंसर कितना बता देंगे, बस आप ये देखो, आप पेपर में बैठे हो, अब इनके आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। तो राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता देंगे, ये बताएंगे किसका नाम, हीलियम का। तो ऑप्शन सी हमारा हीलियम बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अल्फा कणों में धनात्मक आवेश होता है, ये ध्यान रखना। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अल्फा कण होते हैं कैसा आवेश होता है, आप वहां बताएंगे अल्फा कण में आपका धनावेशित आवेश आपका वहां पे आपका हो जाता है। और जो हीलियम के जो आपका जो होता है ना, हीलियम नाभिक के आपके समान भी वहां पे आपके हो जाते हैं। और जो इनकी संरचना होती है, जो आपके अल्फा कण की संरचना में क्या होता है, दो प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन आपके यहाँ पे होते हैं। और अल्फा कण में कोई इलेक्ट्रॉन आपका नहीं होता है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपके ये अल्फा कण होते हैं इसमें क्या आपका होता है, तो यहाँ पे बताएंगे आपके क्या, 2 प्रोटॉन, यहां बताएंगे आपके 2 प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं आपके 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, दो आपके न्यूट्रॉन यहाँ पे आपके होते हैं। लेकिन अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपके अल्फा कण होते हैं, इन अल्फा कण जो आपके होते हैं, क्या जो अल्फा कण हमारे ये होते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये बताओ, क्या इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके नहीं होते। क्या बता दें, इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे नहीं होते। तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें आपका कोई भी आपके यहाँ पे नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है। और जो मोती होती है ना, इसका प्राथमिक घटक क्या होता है? मैग्नीशियम परऑक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या कैल्शियम सल्फेट है। तो आप इसका राइट आंसर बताओ कितना आप बताएंगे। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर आप बताएंगे क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बता दें? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बता दो क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? CaCO3। ये रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाता है। और ये आपका विशेष रूप से आपका चूना, जैसे चूने के पत्थर हो गया, या अंडे के छिलके हो गए, या घोंघे के गोले और मोती का मुख्य घटक आपके हो जाते हैं। अब इसका जो दूसरा नाम जैसे चूना पत्थर, चाक, संगमरमर, जो सीप आपके होते हैं, ये इनके दूसरे नाम आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो क्या याद करेंगे? जैसे विशेष रूप से इसे क्या होता है, जैसे आपका चूना पत्थर, नोट कर लेना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बता देंगे? जैसे आपका चूना पत्थर आपका हो गया, चूना पत्थर के बाद बताया जैसे अंडे के छिलके। क्या बता दिया आपने? अंडे के जो आपके छिलके हैं, अंडे के जो आपके यहाँ पे छिलके हो गए बता दिया। या फिर जो आपने घोंघे के जो देखा होगा, जो गोल गोल बने होते हैं, वो भी किसके बने? ये कैल्शियम कार्बोनेट आपके यहाँ पे हो जाता है। अब अगर इसके अन्य नाम की बात कर लिए जो कैल्शियम कार्बोनेट दे सकता है, या फिर आपका चूना पत्थर हो गया, चाक हो गया, संगमरमर हो गया, सीप हो गया, ये सारे आपके वहां पे हो जाते हैं। तो राइट आंसर आप इसका क्या बता देंगे कि मोती का जो आपका प्राथमिक घटक कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बता देंगे। ये इसका रासायनिक सूत्र आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि पानी में क्लोरीन की गोलियां मिलाकर आपका जो क्लोरीनीकरण किया जाता है, बताओ कौन सी गोलियां मिलाकर इसका क्लोरिक किया जाता है? कि साधारण नमक, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, या हल्दी पाउडर। किसकी गोलियां यहाँ मिलाई जाती है? जयपुर जडारो में सीधे सीधे हमारे पेपर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। वैसे इसके आंसर बच्चे यहाँ पे ज्यादातर यहाँ बेकिंग सोडा दे रहे हैं। बेकिंग सोडा नहीं होगा भाई इसका आंसर। इसका राइट आंसर देखो क्या होगा। ये आपका बेकिंग सोडा कैसे हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और जीवाणु युक्त जो आपके जितने भी जल होते हैं ना, उसमें आपकी जो क्लोरीन का उपयोग वहां पे करके उसे जीवाणु मुक्त करने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरीनीकरण उसे आपका कहा जाता है। यानी आपने देखा होगा पहले क्या यूज होता था, जो हम लोग कुएं से पानी वहां पीते थे, कुएं से पानी निकालता, वही पानी सब लोग पीने के लिए यूज किया था। और कभी अगर उस पानी काफी गंदा वहां पे हो जाता था, तो वहां पे क्या होता, क्लोरीन की वहां पे गोलियां आपकी डाली जाती। किसी को गोलियां डाल दी जाती थी, क्लोरीन की गोलियां आपकी वहां पे डाली जाती थी, और उसके बाद ही हम लोग उस पानी को पीने के लिए हम लोग वहां पे यूज करते थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। आप बता दें क्या? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा जा रहा है कि जो आपका म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताओ क्या होगा। जो आपका म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताओ क्या हो जाएगा? HNO3 है, H2SO4 है, ASH3 है, HCl है। तो बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2SO4 नहीं होगा भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल कहां से हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? HCl। क्या बताएंगे? HCl। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम ही आपका क्या होता है? म्यूरेटिक अम्ल होता है। ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसी का अन्य नाम क्या होता है? आपका म्यूरेटिक अम्ल होता है। अब ये आपका कैसा, एक आपका अकार्बनिक यौगिक है। ये कैसा है? आपका एक अकार्बनिक यौगिक आपका ये यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, जब बल दो सतहों के बीच, यहां से हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं कि जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति के विरोध करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? यानी जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आप क्या कहें? घर्षण। इसे क्या कहते हैं? घर्षण। घर्षण क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई यहाँ पे एक रोड बनी है, अगर टायर यहाँ पे चलते हैं, टायर चलते हैं, उसमें क्या घर्षण तो होता है? घर्षण से वो आगे बढ़ता है वहां पे। अगर दो सतहों के बीच कोई घर्षण ही आपका नहीं लगेगा, तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा, फिसलता रहेगा। तो क्या लगता है वहां पे? बताएंगे घर्षण लगता है। ऑप्शन नंबर डी आप इसका क्या बता देंगे? राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाए? घर्षण आपका यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, ये बताओ चाहे एलईडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है, जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारक को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यहां पे ये बताओ एलईडी शब्द का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों फुल फॉर्म याद कर लेना, फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं।
तो एलईडी शब्द का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप क्या बताएंगे इसका, लाइट एमिटिंग डायोड। जो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और यह प्रकाश रूपी उपकरणों में इस्तेमाल होता है। कहाँ पे यूज होता है, जो प्रकाश रूपी होते हैं, बल्ब हो गए कि कहीं टेलीविजन टीवी हो जाती है, वहां पे आपका एलईडी का यूज किया जाता है। नहीं बोलते एलईडी बल्ब ला दो, या फिर आप होता है एलईडी टीवी है वहां पे, यानी जो आपके प्रकाशमय उपकरण जो होते हैं वहां पे आपका एलईडी का यूज वहां पे किया जाता है। और इसीलिए इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार भी आपको वैज्ञानिक को वहां पे दिया गया था। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करें, जयपुर जेडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? यह स्वाभाविक जो प्रवृत्ति होती है ये क्या कहलाती है? आप बताओ क्या कहलाएगी, जड़त्व कहलाएगी, बल कहलाएगा, गति कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा? लखनऊ जेडारो में सीधे सीधे हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। इसका राइट आंसर आप क्या बता देंगे, वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा जो आपका न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के 3 नियम है, तीनों नियम आप ध्यान से याद कर लेना। न्यूटन के पहले नियम में बोला गया था कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा वह गतिमान ही बना रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, या फिर कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो हमेशा आपकी स्थिर ही बनी रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। तो ये इसी को क्या न्यूटन चाहे पहला नियम बोल दो या फिर आप बोल दो ये जड़त्व का नियम आप कह दो। तो राइट आंसर क्या बता देंगे, जड़त्व का नियम, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ अच्छा जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपका एक जेट इंजन होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पहला है त्वरण के संरक्षण, दूसरा है रैखिक संवेग के संरक्षण, और तीसरा वेग के संरक्षण, और चौथा क्या, कोणीय संवेग के संरक्षण। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बता देंगे? तो ये जो आपका जेट इंजन है किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, हम बताएंगे रैखिक संवेग के संरक्षण। क्या बता देंगे इसका, रैखिक संवेग के संरक्षण। ऑप्शन आपका जो बी है ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी रैखिक संवेग के संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो निकाय का कुल जो संवेग होता है, इसका जितना भी संवेग आपका रहेगा कैसा रहेगा, वो नियत रहेगा, यानी बराबर रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट आपकी यहाँ पे नहीं होती है। ये तो जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, हम बता देंगे रैखिक संवेग के संरक्षण पे ये आपका कार्य वहां पे करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ये पूरा नियम आपका यहाँ पे होता है। बताओ ये कौन सा नियम आपका है? जड़त्व का है, गुरुत्वाकर्षण नियम है, संवेग परिवर्तन का नियम है, गति का नियम है। बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? हाँ, इसका बच्चे हमसे काफी ज्यादा सही दे रहे हैं। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, जिन बच्चों के क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी वहां बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह इन दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी होती है इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आपका यहाँ पे होता है। और यहाँ पे कैपिटल जी आपका आ ही जाता है। ठीक है, और कैपिटल जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपका होता है। इसके पहले मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराया था वहां पे इस पॉइंट को मैंने क्लियर आपको डिटेल से यहाँ बता रखा था। ठीक है, तो ये कौन सा किसका नियम हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम आपका ये यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों हमारा पूछा जाता है जो कि आपका जीके का क्वेश्चन आता है, और 10 क्वेश्चन हमारे जीके के यहाँ पूछे जाते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? बताओ उस अनुपात को क्या आप कहेंगे? मुद्रा जमा अनुपात बोलेंगे, आरक्षित जमा अनुपात बोलेंगे, या वैधानिक आपकी तरलता अनुपात बोलेंगे, या नगद आरक्षित अनुपात बोलेंगे? इससे आपका क्या बोला जाएगा? आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। तो इन 4 ऑप्शन क्या राइट आंसर बता देंगे? यहाँ पे जिन बच्चों के आंसर क्या निकल के आ रहे हैं, जिनके आंसर आ रहे मुद्रा जमा अनुपात, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाएगा? मुद्रा जमा अनुपात आपका यहाँ पे कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हमारा बिल्कुल आपका हो जाएगा। दोस्तों अगला जीके क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष
से आपके भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी? किस वर्ष से भारत में गरीबी दर आपकी यहाँ पे कम होने लगी? इन 4 ऑप्शन बताना है कि हमसे वर्ष का नाम पूछा जा रहा है, कौन सा वर्ष यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसका बच्चे आंसर काफ़ी कम ही यहाँ पे दे रहे हैं। देखो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे कितना आपका हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या सीधा-सीधा बता देंगे, आप बताएंगे 1991। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी 1991 में भारत ने एक नई आर्थिक नीति शुरू की, जो आपके एलपीजी या उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल पर आपकी ये आधारित वहां पे थी। जिसके बाद क्या हो, जो भारत की जो गरीबी दर थी वो उसकी जो आपकी दर थी वो धीरे क्या होती, कम वहां पे होती चली आपकी गई। तो राइट आंसर क्या बता दें, 1991 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी है? जो आपकी पंचवर्षीय योजना स्टार्टिंग से की गई है, तो इसमें पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी इसकी बताओ समय क्या था, यानी कौन से साल से कौन से साल तक ये आपकी थी। और जबलपुर जडारा में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे ये पूछा गया था। तो राइट आंसर इसका क्या बता देंगे, इसकी समय अवधि आपकी कितनी हो जाएगी, तो वो हम कितना बताएंगे, ये बताएंगे आप 1951 से 1956। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस आंसर काफी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दिए थे, ठीक है। और दोस्तों कमेंट बताना कि अगर आपको कोई अगर डाउट भी होता है कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। बस जो मैंने आपको नोट्स दे रखे वो एक बार नोट्स तैयार कर लेना, और जो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये प्रैक्टिस कर लेना, आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगी। और वैसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन भी आपके चाहे बायोलॉजी केमिस्ट्री ये सारे मैं एग्जाम तक आपके मैं सारे कराऊंगा, सारे क्लासेस कराऊंगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बस एग्जाम तक जो चीजें मैं बता रहा चलो बस आप उसे फॉलो करिए, वैसे आप तैयारी करिए, आपका जब भी पेपर लगेगा सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे आपको दिख जाएंगे। अगले क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। इन 4 ऑप्शन बता दीजिए, हमारा राइट आंसर आपके यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों आप क्या बता देंगे, ये बताएंगे हम क्या 1950। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यह संविधान सभा को आपका जो 24 जनवरी 1950, क्या डेट बताएंगे, 24 जनवरी 1950 को अंतरिम स्थायी संसद के रूप में आपका ये घोषित वहां पे आपका कर दिया गया। और इसी दिन इसकी जो अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक कौन सी थी, यहाँ की 12वीं बैठक इसकी अंतिम बैठक वहां पे थी। और इसी दिन आपके क्या हुआ, इसमें आपके अस्थायी संसद के अध्यक्ष, और इसमें एक पोस्ट ये नोट कर लेने की अस्थायी अस्थायी संसद अध्यक्ष। अब ये बताओ अस्थायी जो वहां पे अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो आप किसका नाम बताएंगे, आप नाम बताएंगे किसको, गणेश वासुदेव। किसका नाम बताएंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये पॉइंट आप यहाँ पे याद कर लेना, ये चुने गए थे। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संसद के प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये पूछा जाए, या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आप किसका आंसर देंगे, आप बताएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है, इसमें पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जैसे हमारी जो कोई वैकेंसी आती है आपकी मान लो नर्सिंग असिस्टेंट की, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए कि आप इसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सके, तो आप कहते हैं 17.5 साल होनी चाहिए। और वैसे ही यहाँ पूछा जा रहा है अगर जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी मिनिमम आयु कितनी एज होनी चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति उसे चुना जा सके। तो राइट आंसर क्या बता देंगे, आप बताएंगे क्या 35 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और जो ये भी ध्यान रखना कि जो आपका अनुच्छेद 58 है, जो अनुच्छेद नंबर आपका 58 है, में किसी भी व्यक्ति के भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं आपकी वहां पे होनी चाहिए, ये आपका जो भारतीय संविधान उसका अनुच्छेद नंबर आपका 58 वहां पे सारा कुछ बता रखा है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी वहां पे होनी चाहिए कि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपका चुनाव वहां पे जा सकता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आप कितनी अनुसूची बता देंगे, बताइए क्या राइट आंसर? सारे बच्चों के राइट आंसर यहाँ पे आ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका जो संविधान पहले जो संविधान का निर्माण वहां पे हुआ था
तब संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप क्या बताते, उस समय अनुसूचियों की संख्या आपकी वहां पे 8 थी, लेकिन वर्तमान का पूछा जाता आप क्या बताएंगे, 12 आपकी अनुसूचियां यहाँ पे हो जाती है। रिलेशन भर्ती में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये वहां पूछा गया था। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपका अगला जो क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो सबसे लंबा जो लिखित संविधान की, देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, या विश्व का सबसे आपका लिखित संविधान किसका है, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये बताओ अच्छा विश्व में पहला संविधान किसने बनाया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है, तो इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, आप बताएंगे भारत। क्या बता देंगे, भारत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब कहीं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व का पहला संविधान किसका है, तो आप किसका राइट आंसर बता देंगे, आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका नाम बताएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। और ये अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जो लिखित संविधान की अवधारणा है कि जो संविधान लिखा जाएगा कि इसकी अवधारणा ये कहाँ से ली गई है, ये कहाँ ली गई, ये आपके फ्रांस से ली गई। कहाँ लिया गया है, इसको फ्रांस से आपका वहां पे लिया गया था। ये चीज वहां भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर पुरुष साक्षर दर आपकी सबसे अधिक है, तो आप किसका नाम बता देंगे इन चार ऑप्शन में। इन चार ऑप्शन हमारा राइट आंसर आप क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सारे बच्चों के आंसर यहाँ पे राइट आंसर है केरल। क्या हो जाएगा, केरल आपका, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों अगर आपका पुरुष लिख के ना भी देता, अगर केवल आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए ये बताओ कौन से राज्य की जो साक्षरता दर सबसे अधिक है, तब भी आपका आंसर केरल ही वहां पे हमारा होना चाहिए था। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। किसका गर्त जावा गर्त है, बताओ अटलांटिक महासागर होगा, हिंद महासागर होगा, नहीं पहला, या आर्कटिक महासागर होगा, या प्रशांत महासागर होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या आपका हो जाएगा। तो आप क्या बताएंगे कि जो आपका यानी सबसे गहरा बिंदु जो आपका गाव जावा गर्त है ये कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका है हिंद महासागर में। किसमें है, हिंद महासागर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये जावा गर्त होता है ना, इसे सुंडा गर्त, जावा गर्त से आपसे क्वेश्चन पूछ ले या फिर आपसे बता दे जो आपका सुंडा गर्त है, कौन सा गर्त, सुंडा गर्त। सुंडा गर्त के नाम से भी आपका जाना जाता है, जो कि आपका हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। ये आपका हिंद महासागर में एक समुद्री खाई आपकी यहाँ पे हो जाती है। और हिंद महासागर में आपका एक डायमेंटिनिया गर्त भी आपकी स्थित है। और हिंद महासागर में एक आपका डायमेंटिना गर्त भी आपका स्थित वहां पे आपका हो जाता है। तो ये किस महासागर में आ जाएगा, जावा गर्त पूछे या सुंडा गर्त पूछे, ये आपका हिंद महासागर में एक खाई आपकी यहाँ पे हो जाती है। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है, हरियाणा होगा, तमिलनाडु है, गोवा है, केरल है। बताओ राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर आप क्या बता देंगे, ये आप बताएंगे क्या, केरल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक आपकी कहाँ, केरल राज्य में आपकी हो जाएगी। यानी आपके 74.9 वर्ष आपके पुरुष की हो जाती है और 72 वर्ष आपकी महिलाओं में आपकी यहाँ पे हो जाती है। और केरल राज्य की यह भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी साक्षरता दर क्या है, आपकी सबसे अधिक आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। और केरल राज्य की जो राजधानी, कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो केरल राज्य की राजधानी क्या क्या है, आप बताएंगे तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम आपकी बता देंगे। यहाँ इसमें यह मतलब होता है कि कहाँ वो राज्य का नाम बताओ जहाँ पे कोई अगर वर्ष व्यक्ति अगर वहां पैदा होता है, ठीक है, उसकी जो जीवन है ज्यादा समय तक अगर वो जीता है, कौन से राज्य में होता है, वो भी आपका केरल ही राज्य आपका वहां पे हो जाता है। तो इसकी राजधानी केरल की क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम आपकी राजधानी हो जाएगी। और साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य की है, तब भी आप केरल राज्य, आपको ये पता यहाँ पे आपका होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते थे, ये आपके मैथ के क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। मैथ आपकी बिल्कुल इजी आती है, बड़ी आसानी से आप उनके मैथ के सारे क्वेश्चन के आंसर आप वहाँ पे दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या मैथ का आया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्राप्त प्रत्येक x% की दर 2 क्रमागत छूट आपकी इतने रुपए है, यानी इतने 2 क्रमागत छूट आपकी इतने रुपए की
एकल छूट के बराबर है यदि वस्तु का अंकित मूल्य आपका 920 रुपए है। तो ये बताओ x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपसे x का मान पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ बात देखो क्या की जाए, यहाँ बात हो रही दो क्रमागत छूट आपके 331 रुपए की एक एकल छूट के बराबर। अगर आप एक चीज ये ध्यान दो, अगर हम ये मानो कि अगर आपकी कोई वस्तु अगर ये मानो 920 रुपए की है और उसमें अगर हमें छूट क्या मिले 300, अबे अगर हमें छूट मिल रही है 331.20 की छूट मिली, तो सबसे पहले ये बताओ हमें कितने परसेंट का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्या करेंगे आप इसके लिए, क्या करो डिस्काउंट लिए आप 100 से यहाँ पे गुणा कर दोगे। तो ये बताओ 100 हमारा कट गया। अब ये माइनस इससे सॉल्व करो, ये कितना आपका आ गया 36% आपका हो गया। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारा 36% आपका यहाँ पे हो गया। अब देखो ये, अब यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है x% की दो क्रमागत छूटें। जब आपकी दो क्रमागत छूटों की बात होती है तो वहां पे फार्मूला क्या आपका लगता है, तो फार्मूला आपका क्या लगाएंगे वहां पे, जो इसका मेन फार्मूला क्या लगेगा आपका x प्लस एक्स, यानी x प्लस एक्स माइनस का एक्स वाई या x, देखो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ये फार्मूला आपको होता है x प्लस वाई और माइनस का एक्स वाई बटे 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो छूटे की बात हो रही, दो छूट की बात हो रही, तो यहाँ पे हम मान लो बराबर छूटे आपको दी जा रही। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मानो x से, जहाँ पे x लिखा है वहाँ y लिखा है, अब यहाँ पे ये जो टोटल आपका डिस्काउंट आएगा, तो यहाँ पे ये डिस्काउंट टोटल कितना आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये टोटल जो आपका बराबर किसके आना चाहिए, जो अभी हमारा ये 36% आपका आया है, किसके बराबर होना चाहिए, 36% के बराबर आपका यहाँ पे ये होना चाहिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप जो इनके ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन पे आप ये सारे मान रख के वहां पे निकाल सकते हैं। अब ध्यान से रखो, अब यहाँ पे बताओ हम x का मान इन चार ऑप्शन में क्या रख दें कि हमारा यहाँ पे 3600 हो जाए। अगर देखो 25 आप सारे मान वहां पे चेक करेंगे एक एक करके, तभी आप इनका आंसर, क्योंकि ये आपकी जो क्वेश्चन होता है ये आपका ऑप्शन पे वहां पे डिपेंड होता है। ऐसे अगर आप इसे सॉल्व करो, आ तो वैसे भी जाएगा, आया तो ये वैसे भी जाएगा, सॉल्व भी करोगे तो, लेकिन ऐसे काफी लंबा आपका ये वहां पे चला जाएगा। अब देखो आए कैसे सॉल्व करो, अगर हम 25 रखेंगे 36 नहीं आ सकता, अगर देखो 20 रख दें, अगर आप यहाँ पे x की जगह भी 20 रखो और y की जगह भी आप 20 रखो, यहाँ इन दोनों का अगर 20 रखो तो कितना मान आएगा, तो यहाँ 20 प्लस 20 ये कितना हो गया हमारा 40 हो गया। अब माइनस का 20 गुणे 20 करो कितना होगा 400 हो गया, 400 बटे 100 करो कितना आ गया, ये 4 हो जाएगा। इसमें जैसे 4 माइनस करो ये हमारा 36 आ गया। यानी हमने जो ऑप्शन में जो मान हमारे दिए गए, जैसे हम उसे मान रखते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर यहाँ पे ला सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, ऑप्शन से ये जल्दी यहाँ पे आ सकते हैं। और जयपुर जडारो में सीधा सीधा क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था, और वहीं पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, इसे केवल ऐसे ऑप्शन से नहीं करोगे, काफी लंबा मेथड आपका यहाँ पे चला जाएगा, काफी टाइम आपका ये ले वहां पे जाएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है 16 संख्याओं का औसत 35 है और बाद में पता चला कि 4 अंक 18, 17, 24 और 35 गलती से ले लिए गए। अब इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या होगा, नया औसत आपका क्या होगा। देखो औसत का फॉर्मूला आपको पता है कि औसत बराबर हमारा क्या होता है, जो आपका औसत होता है बराबर क्या होता है, ये होता है पदों का योग, पदों का योग और बटे क्या होता है पदों की संख्या, बटे क्या होता है ये पदों की संख्या, बटे क्या हो जाएगा पदों की संख्या आपकी यहाँ पे। दोस्तों जो आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं ना, मैथ के क्वेश्चन क्या होते हैं आपके, ये मान 3 आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, 2 आपके एडवांस मैथ के वहां पे आते हैं। यानी ये ज्यादातर ये मान चला, ज्यादातर हमारे एग्जाम में आपके अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहां पे देखने को आपको मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, पहले तो ये बताओ 16 संख्याओं का औसत अगर 35 है तो पहले तो ये बता दो 16 संख्याओं का योग कितना है, फिर बाद में हम क्या करेंगे, जो आप ये 4 संख्याएं दी गई इनको माइनस कर देंगे, फिर हम औसत फिर वहां पे निकालेंगे। तो अगर हम ये बात करें, अब बताओ पदों का योग क्या हो जाएगा, पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम बताओ अगर योग निकालें, योग बराबर क्या आपको हो जाएगा, तो ये हो जाएगा औसत गुणे पदों की संख्या। तो यहाँ पे क्या दिया गया 16 संख्याएं दी गई 16 और औसत क्या होगा 35, इनको जब जैसे आप गुणा करो ये क्या होता है इनका योग आपका निकल के आ जाएगा। तो गुणा करो कितना आ जाएगा 560, क्या निकल के आ गया ये आपका निकल के आ गया 560 हमारा निकल गया। यानी हमें ये पता हो गया 16 संख्याओं का जो आपका योग निकल के आएगा वो आपका 560 आपका आएगा। अब यहाँ पे अगर हमने गलती से ये संख्याएं ले ली थी 18, 17, 24 और 35, अब ये 4 संख्या अब इसी में क्या कर दो माइनस कर दो, अगर ये संख्या गलती से ले ली ये संख्या आप यहाँ पे हटा देंगे। अब जब आप 18, 17, 24, 35 इन सभी को जब जोड़ोगे इनका जोड़ कितना आएगा, ये आपका 94 आ रहा है, कितना आ रहा है 94 आ रहा है। तो ये संख्या गलती से अगर ली गई है तो इसको क्या किया हमने 560 में
आप इसमें 94 यहाँ पे माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 466 आपका हो गया। ठीक है, अब ये बताओ अगर अब सभी संख्याओं का योग हमारा 466 है, अब ये आपसे बताओ, अच्छा अब बता दो हमें इसका औसत, अब बताओ नया औसत हमारा कितना हो जाएगा। तो औसत बराबर क्या बताया हमने, पदों का योग कितना है 466 है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, 466 लिख दिया, अब बटे लिखा पदों की संख्या। अब पद कितने बचेंगे, पहले 16 संख्याएं थी, 4 संख्या अब यहाँ से आपके हट जाएंगे। अब कितनी संख्या बचेंगी, अब बचेंगे आपके 12 संख्या बचेंगी। इसे क्या किया हमने, 12 से कर दिया भाग। अब 12 से काटो कितनी बार जाएगा, कितना आएगा, ये 3 होगा, 8 आ जाएगा, फिर 8 3 कितना हो जाएगा 38.83 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया ये आपका राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना अपने आप ही, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार आप जरूर करिए, कैसे इसका आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है, तो इस मिश्रण का कितना भाग पानी से, कितना भाग, यहाँ पानी की बात हो रही है, ये आपका एलिगेशन मेथड है, इसे हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जल्दी आपका हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आप जिसकी बात की जाएगी केवल उसी को लेके आप चलेंगे। यहाँ पे हमें क्या बात हो रही है, पानी से बदलने पे, अगर पानी की बात हो रही है हम केवल पानी का ही आपको यहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, और मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात आपका 1:1 हो जाए, यानी कि 50-50 आपका वहां पे हो जाए। देखो आप ये मान चलो, आपका टोटल परसेंट क्या होता है, आपका 100% होता है। अब 100% ये बता दो, क्या अगर 3 भाग पानी है, इसका हम 30% लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं 70%, यानी कि ये आपकी क्या हो गया, औषधि यहाँ पे होगी। अब यहाँ बात हो रही, केवल पानी की बात चल रही है, पानी हम उसे मिला भी रहे हैं, तो हम केवल पानी का ही वाटर लेके, पानी का लेके चलेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया कि पानी, पहले लिखा यहाँ पानी की क्या मात्रा हमारे है, फिर यहाँ पे हमने लिखा कि जो हम इसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, प्रतिस्थापित, इसमें हम जो प्रतिस्थापित पानी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ जो हमारा मिश्रण था इसमें पानी कितना है आपका, 30% पानी है, तो हमने क्या लिख दिया 30% पानी आपका हो गया। अब इसमें जो आपका पानी पानी ही मिलाया जाता, तो जो हम अलग से इसमें पानी आप मिला रहे हैं, तो पानी आपका 100% हम प्योर मिलाएंगे वहां पे, इसमें किसी चीज का मिश्रण तो है नहीं, क्योंकि इसमें मिश्रण मान लो पहले वाला दिया गया, इसमें 30% पानी था हमारा। ठीक है, और जो हम वहां से पानी मिलाएंगे उसमें 100% ही हमारा पानी आपका हो जाएगा। ये बोला कि जब इन दोनों को हम मिलाते हैं हमारा इनका रेशियो क्या 1:1 यानी 50-50% बराबर आपका हो जाता है। तो ये रेशियो कितना हो गया आपका 50% हमारा यहाँ पे हो गया। बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 100 में 50 माइनस करेंगे कितना होगा, ये आपका हो गया 50 हो गया, और 50 30 माइनस करो ये कितना 20 आपका हो गया, 0 0 आपके कट गए। यहाँ आपका अनुपात क्या हो रहा है, 5:2 आपका हो रहा है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कितना हम इसमें अनुपात यानी कितना हम रेशियो मिला रहे हैं, तो वो टोटल मात्रा पे क्या है, यहाँ पे 7 है। अब मिलाया कितना हमने, कितना इसमें चेंज किया, ये हमने 2 चेंज किया, 2 आप यहाँ पे कर दोगे, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 2/7 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में एक बार प्रैक्टिस करना कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे ला सकते हैं, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व वहां पे कर सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिएगा। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कमल ने 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ क्या हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बता दो क्या आपका हो जाएगा। ये लखनऊ जिडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया था। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, ध्यान देखो, जो सवाल दिया जा रहा है आप लिखते जाओ, आपका आंसर बड़ी आसानी से यहाँ से आ जाएगा। देखो पहले क्या दिया गया, 80 वस्तुओं यानी कि 80 वस्तुओं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो यहाँ पे ये दिया गया कि जो आपका 80 वस्तुओं को जो हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, ये बराबर है 80 वस्तुओं के जो क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस माइनस 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर आपका है। ये चीज सवाल में हमारी यहाँ पे दी जाए। देखो क्या दिया गया है कि कमल 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो हमने माना कि जो आपकी 80 वस्तुओं को सेलिंग प्राइस है जो हमने बेची वहां पे, वो आप किसके बराबर है, ये 80 वस्तुओं के जो आपके क्रय मूल्य है, 80 वस्तुओं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 6 वस्तुओं सेलिंग प्राइस के बराबर आपका है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे दी जा रही है, ये ध्यान से एक बार देखो, सेलिंग एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जिस रुपए में हम कोई वस्तु वहां बेचते हैं, और जो सीपी हमने क्या लिखा है कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ये जो हमारी लागत आई है, जो हमने मान लो लागत आई उस किसी चीज बनाने की, वो अभी कास्ट प्राइस यहाँ पे आपकी हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करो, जो सेलिंग प्राइस वाला आप एक तरफ ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 सेलिंग प्राइस है, ये आपका यहाँ 6 आपका सेलिंग प्राइस है,
ये जो आपका इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 86, कितना होगा 86 सेलिंग प्राइस, 86 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब यहाँ क्या दिया गया 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस के बराबर है। अब देखो हमें इसका मान पता है, हमें इस चीज वैल्यू पता है, क्योंकि जो आपका क्या दिया गया 11,180 में 80 वस्तुओं को खरीद रहा है, तो हमें इसका मान पता है। इसका मान क्या दिया गया, ये दिया गया 11,180, 11,180 दिया गया, ये दिया गया 86 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे ये बताओ एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 11,180, 11,180 बटे आप यहाँ पे क्या कर दोगे 86 आप यहाँ पे कर दोगे। अब इसे काटो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 130 बार, कितनी बार जाएगा 130 बार जाएगा। तो राइट आंसर आप कितना बता देंगे, ये बता देंगे एक वस्तु का आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 130 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार प्रैक्टिस करिए कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि ये बताओ ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो ये बताओ सी की वर्तमान आयु आपकी क्या हो जाएगी। ये हमसे पूछा गया था जब आपका दानापुर जडारो में ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं, बस सवाल जो चीजें जैसी आपको दी जा रही वैसे आप वहां पे लिख लीजिए, आप इनके आंसर वहां पे दे सकते, बस जो चीज जैसे आपको दी गई वैसे। अब ये जो मैथ क्वेश्चन है बहुत बार आपके रिपीट हुए हैं, वो सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको लेके आया हूँ, वो सारे क्वेश्चन हम वहां पे लेके जो कर बोल रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो देखो जो चीज जैसी दी गई आप वैसे यहाँ पे नोट करो। देखो पहले क्या दिया कि यहाँ बात हो रही ए और बी की, तो हमने यहाँ पे एक चीज लिखी ए लिखी, यहाँ पे हमने लिखी बी। अब यहाँ पे दिया गया ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 7:8, तो इनका रेशियो दे दिया 7:8। ये क्या दिया गया, ये रेशियो दिया गया, ये रेशियो दिया गया वर्तमान आयु का, ये रेशियो दिया गया वर्तमान आयु का रेशियो यहाँ पे दिया गया। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:8, 8:9 आपका रेशियो कब हो गया 6 वर्ष बाद। ये कब हुआ है आपका 6 वर्ष बाद आपका यहाँ पे ये आपका हो गया। अब देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना गैपिंग हो रही है, यहाँ पे वर्ष तो आपके 6 वर्ष बढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इधर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 से 8 हो रहा है, क्या 1 का डिफरेंट, 8 से 9 है, यहाँ पे 1 का डिफरेंट है। यानी हमें एक बात ये पता चल गई कि अगर यहाँ का एक का डिफरेंट है और यहाँ पे कितना डिफरेंट हो गया आपका 6 का डिफरेंट हो गया, यानी ये चीज हमें पता चल गई कि एक यूनिट का मान, एक यूनिट बराबर क्या हो गया आपके दिया गया 6 वर्ष के बराबर आपको यहाँ पे दिया गया है। अब ये बताओ अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछी जा रही, यानी कि ए और सी को अब निकालो, पहले ए का मान आप निकालो। तो अगर एक यूनिट बराबर 6 वर्ष है, तो बताओ 7 बराबर क्या हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे आप क्या करोगे 7 करोगे 42 वर्ष आ गया। यानी हमें ये मान पता हो गया कि ए की उम्र अभी क्या है 42 वर्ष। आप 42 वर्ष कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि 42 वर्ष, यानी क्या लिख दोगे यहाँ पे 42 वर्ष आपकी ए की उम्र यहाँ पे निकल के आ गया। अब देखो सवाल ध्यान देखो, सवाल में अब क्या दिया गया, ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु बताओ। यानी जो सी की आयु है वो ए की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जो ए की उम्र दी गई है 42 साल, उसमें आप 10 साल और इसमें जोड़ दोगे, क्या हो जाएगी 52 साल आपकी सी की उम्र यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो राइट आंसर आप इसका कितना बता देंगे, ये बताएंगे 52 वर्ष, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है ये बताओ सी की वर्तमान आयु क्या है, तो सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से आपकी 10 वर्ष आपकी यहाँ पे अधिक आपकी हो जाएगी। तो इस एक बार इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और डेली दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन आप करा रहा हूँ अभी ये प्रैक्टिस चल रहे ऐसी आपके जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, इनके मैं सभी के टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। बस एग्जाम तक एक साथ जुड़े रहे, और जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको दे रखे घर बैठ के तैयारी करिए, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको नजर आ जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों जो बच्चा पहली बार आरवी नर्सिंग की तैयारी कर रहा है, तो जो अपना बैच मैंने स्टार्ट कर रखा एनए वाला एप्लीकेशन, उसे ज्वाइन कर ले। सारी क्लासेस आपकी बेसिक से वहां पे चल रही है,
जहाँ से सीधे-सीधे क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जाएँ। वहाँ मैं ये भी आपको बताता चलता हूँ कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम इसी बार क्वालीफाई हो जाए। जो बच्चा पहली बार भी तैयारी कर रहा है, अगर आप वो सारी प्रैक्टिस सेट जो मैं क्लासें वहाँ पे करा रहा हूँ, सारी क्लासें नोट करना और सारी क्लासें आपकी बिल्कुल बेसिक से हैं, सारे डिटेल्स में बताता भी चलता हूँ और एक-एक पॉइंट आपको मैं कवर भी वहाँ पे कराता हूँ। अगर वो सारी चीज़ें आप कर ले तो आपके एग्ज़ाम में सीधे-सीधे क्वेश्चन वहीं से आपको नज़र आ जाएँगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करना आप ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।